हेलो गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चार्ट एनालिसिस के बारे में और साथ में कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कल हमने मनी मैनेजमेंट और उससे पहले हमने एक बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात। चार्ट एनालिसिस दूसरे नंबर पर आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। इसमें हम पता करते हैं कि हमें कोई पोजीशन मिलती है या नहीं मिलती है, या हमें वेट करना पड़ता है। ये तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ती है चार्ट एनालिसिस करते हुए। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे आपको ये देखने को मिलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये दोनों चीज़ क्या होती है। कंसोलिडेशन पीरियड होता है और साथ में होल्डिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ बेसिक इंडिकेटर्स और बेस्ट इंडिकेटर उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ लीप। सो चार्ट एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे जो एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि मुझे लगता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये आपको बेसिक मार्केट के स्ट्रक्चर को दिखाता है एक सिंपल वे में। क्योंकि आपको अभी शुरुआत में डिटेल डालने की कोई जरूरत, शुरुआत में जितना चाहिए आप उतना ज़्यादा ना ओवरव्यू पे ध्यान दो कि एक बेसिक आपको ना एक पैटर्न नजर आए। जस्ट लाइक अगर आपको देखना चाहते हैं कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में घूम रही है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन में आपको वो लाइन चार्ट दिखाएगा। उसके अंदर क्या हो रहा है आपको अभी शुरुआत में जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप बेसिक एक पैटर्न सोच रहे हो। जस्ट लाइक आप एक डब्लू बनाने के लिए सोच रहे हो। सबसे पहला पैटर्न मैं मार्केट के अंदर बनाना चाहूंगा, वो होता है डब्लू। डब्लू तब बनता है जब मार्केट बिल्कुल बॉटम में होती है, डाउन में चल रही होती है, तब एक डब्लू बनता है। और डब्लू की जो बीच की लाइन जब क्रॉस करके मार्केट चली जाती है, तो वहां पर एक ब्रेकआउट बनता है। इसे ब्रेकआउट कहते हैं। जो डब्लू का नेक तोड़ के मार्केट भाग जाती है, वो ब्रेकआउट क्रॉस करती है और सीधे अप ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, ये एक बेसिक डब्लू आपको देखने के लिए लाइन चार्ट सबसे बेस्ट हो। इसी तरीके से इसका अपोजिट यानी कि एम, डब्लू का अपोजिट एम बनता है, जो कि होता है आपके मार्केट के बिल्कुल टॉप पर। उसमें भी जब मार्केट ब्रेकआउट देती है उसके बिल्कुल नेक पर, तभी मार्केट नीचे आना शुरू कर जाती है। तो वहाँ से आपकी पोजीशन डाउन की यानी कि पुट की लगनी शुरू होती है और मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर। तो ये आपके बेसिक बाय और सेल के लिए डब्लू और एम का पैटर्न था। ठीक है, सिर्फ यही दोनों नहीं है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनको आपको रिमेंबर यानी कि याद करना पड़ेगा। देखो, इतना सब कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे कि राइजिंग वेज है, असेंडिंग वेज है, ठीक है, डिसेंडिंग वेज है, ट्राइंगल, हेड एंड शोल्डर। ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि आपको सिंपली मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले से ही बना के दिखा देंगे। मतलब जब मार्केट में कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा, आपको पहले उन स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। उसके बाद आपको खुद नज़र आ जाए कि मार्केट ये स्ट्रक्चर बना रही है, अच्छा इस तरीके से बना रही है, तो क्या मेरी पोजीशन लेने का यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। बस आपको उस चीज़ का वेट करना है, और जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, ये आपका आता है चार्ट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़, लाइन चार्ट सीखने के बाद आप आ जाते हो उसके डीप के अंदर, यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? कैंडल्स होती हैं, रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं, और ये कैंडल्स शो करती हैं कि आपका जो चार्ट है वो आपका जो लाइन चार्ट है वो डीप में कैसा दिखता है। मान लीजिए लाइन चार्ट में सिंबल एक लाइन बन रही है, आपने देखा यार अप ट्रेंड की तरफ जा रही है वो, लेकिन अब इसके अंदर जो डिटेल्ड जो कैंडल बनी हुई है, कोई ग्रीन, कोई रेड, कोई बड़ी ग्रीन, कोई बड़ी रेड, कोई छोटी ग्रीन, कोई बड़ी रेड, इस तरीके से करते करते मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ये असली मार्केट की मूवमेंट है। मार्केट इस तरीके से मूव करती है, आपको ये तब पता चलेगा जब आप लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट में आ जाते हो। उसके बाद आता है कि कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। जस्ट लाइक कहने का मतलब है कि कैंडल्स के भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, और हर कैंडल की शेप का एक अलग मीनिंग होता है। मैं पर्सनली कैंडल की शेप्स के बेसिस पर ही ट्रेडिंग करता हूँ। आपने लाइव में मुझे बहुत बार देखा होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के पे। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों करता हूँ मैं। इससे पहले आप समझ लीजिए कि ये क्यों ज़रूरी है। देखो, जस्ट लाइक मैं सबसे पहले बात करता हूँ कैंडल के पहले पैटर्न के ऊपर, जो कि होता है हैमर। ये क्या करता है? मार्केट को इतना ज़्यादा उठा देता है। आप बेसिक पोजिशन है कि आप लगाते कैसे हो उसको, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट कैंडल बनते। जस्ट लाइक हैमर है, इसी का ऑपोजिट हो जाता है इन्वर्टेड हैमर। ऐसे ही बहुत सारे हैं, शूटिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोज, 3 वाइट क्रोज, हेड एंड सॉरी मारो बोजू। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग, कुछ दो दो कैंडल्स के पैटर्न है, कुछ तीन तीन कैंडल्स के पैटर्न है। जैसे पहली कैंडल में सिंपल आपका डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी आता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर आता है। दूसरे में आपका आता है जैसे बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग। ठीक है, कुछ मेरी भी बनाई हुई बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको लाइव पे बताऊंगा, क्योंकि ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको इतनी आसानी से।
ठीक है, उसको समझाने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन वो भी हाँ सिंपल है, वो भी मैंने कई बार लाइव में ही बताई भी हुई है चीज़, बट हाँ आप और ज़्यादा अच्छा समझ लोगे अगर मैं वहाँ पर आप सीखो। तो उसके बाद आती है, आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी याद कर लिया, आपने चार्ट पैटर्न्स को भी याद कर लिया, यानी कि पहले आपने पूरे हाथ को याद करा, फिर उसके अंदर की कैंडल को भी याद करा, हर एक पैटर्न, हर एक कैंडल की साइज़ के बारे में भी आपको पता है। अब आप बिल्कुल पक्के हो गए हो, ये तो बेसिक नॉलेज है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, देखो कई बार मार्केट ऊपर की साइड ना कई बार टच करती है, जैसे ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर उसी पोजीशन पे गई, सेम तो नहीं लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, 100-200 पॉइंट, किसी में 1000 पॉइंट, डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। ठीक है, मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, मैं टाइम फ्रेम बार बार क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कई बार अगर मार्केट उसी पोजीशन पे बार बार टच कर रही है, मान लो 2 बार टच कर रही है, तो दूसरी बार में वो रेजिस्टेंस बना देती है, ऐसी नीचे कर रही है तो वो कई बार सपोर्ट बना देती है। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करना बेवकूफ़ी होती है, याद रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कभी ट्रेड नहीं करना, आपको या तो सपोर्ट पे करना है या आपको रेजिस्टेंस पे करना है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपका एम बन रहा है, आपका एम कभी भी सपोर्ट पे तो बनेगा नहीं, एम तो ऊपर ही बनेगा। तो भाई मार्केट का जो एम की स्टार्टिंग है वो डंडी एम की पहले जा रही है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे पे आपको ट्रेड लगानी है ब्रेकआउट टूटते। कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी आएंगे, उनसे भी आपको बचना पड़ेगा, और कभी कभी फेक ब्रेकआउट आपका एसएल भी हिट करेंगे। ठीक है, चलो वो तो एक ट्रेडिंग में एक पार्ट है कि लॉसेस तो आपके होने हैं, बस आप उनको मैनेज कैसे करते हो वो मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि आप कैसे मैनेज करोगे अपने स्टॉप लॉस को। और साथ में ये वीडियो समझ में तभी आएगी जब आप पहले मनी मैनेजमेंट समझ लोगे। आपको पूरे अच्छे तरीके से एक कैलकुलेटर बन जाना है खुद के लिए, कि मेरे पास अगर 100 रुपये, मैं उसको तुरंत 5% कैसे कैलकुलेट करूँ। आपको तुरंत 5% मल्टीप्लाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लो कि एक बेसिक नंबर की आप कैलकुलेशन जान सको। ये बहुत ज़रूरी है, देखो कहना थोड़ा है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत मदद देगी, मिनटों में आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म या वीकली ट्रेडर नहीं हो, तो अगर आप वीकली ट्रेडर हो तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको सिंपली आपको आराम से आप उसको कैलकुलेट करके तसल्ली से कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे वालों के लिए जो एक दिन में ट्रेड लेते हैं और एक ही दिन में बेच देते हैं, एक दिन में बाय, एक दिन में सेल, एक दिन में सेल, एक दिन में बाय, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग भी बहुत तरह की होती है कि आप एक दिन में करना चाहते हो, आप वीकली करना चाहते हो, आप मंथली या 6 मंथ, क्वार्टरली या फिर ईयरली, या बहुत सारे ऐसे पीरियड वाइज होता है। ठीक है, इसका भी टाइम होता है। दूसरा आता है हमारे पास चार्ट्स का टाइम फ्रेम क्या होता है। देखो 2 टाइम फ्रेम होते हैं, पहला मैं बात करता हूँ कैंडल्स के साइज के बेसिस पे। कैंडल का जो टाइम होता है ना, एक वो टाइम होता है कि जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30। आपको सिर्फ 4 टाइम फ्रेम के बारे में याद रखना है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 30 मिनट। इससे ऊपर आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेसिक मार्केट का एक लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर के लिए बात करो तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कितना ज़रूरत पड़ेगी। 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट और 240 यानी कि 4 आवर्स, और उसके बाद ये 4 आपको यूज़ होगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आपका क्वार्टरली या मंथली के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपकी जो चाहे आप वो यूज़ कर सकते हो, मैं पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ आप वो भी कर सकते हो, जो आपकी खुद की आप उसे भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन सब कुछ करने से पहले आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग ही करना, रियल पैसा कभी मत लगाना अमाउंट, वरना वो आपका डूबेगा। 1% चांस होता है कि वो आपका ग्रो कर जाए, लेकिन वो आपको एक जिसे कहते हैं ना लक, वो एजुकेशन के बजाय आप लक के बेसिस पे चलोगे। फिर भाई यहाँ अगर मैंने कमाया था अगली बार मैं ही बना देता हूँ, दोबारा लग जाएगा। सो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम फ्रेम, दूसरा टाइम फ्रेम होता है, पहला टाइम फ्रेम मैंने बता दिया कैंडल के साइज़ का, दूसरा टाइम फ्रेम होता है जो पूरे चार्ट होता है, जो पूरा चार्ट होता है ना उसका टाइम फ्रेम होता है कि एक चार्ट में कितनी कैंडल आई है। मान लीजिए एक चार्ट में 100 कैंडल आई हुई हैं तो 100 मिनट का चार्ट है, यानी कि मान लीजिए 60 कैंडल आई हुई हैं तो 1 घंटे का चार्ट है टोटल। अब वो एक कैंडल 1 मिनट की है और ऐसी 60 कैंडल बन गई हैं तो टोटल 60 मिनट हो गए, यानी कि 1 घंटे का चार्ट। ये चार्ट का टाइम फ्रेम होता है। वैसे ये ज़्यादातर जगह पे शो नहीं होता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत डीप की नॉलेज है कि चार्ट के पूरे चार्ट के टाइम फ्रेम के बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको खुद की ट्रेड लगाने के बाद एक एक्चुअल प्रिडिक्शन होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो कितने टाइम में हिट कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइम में मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक प्रिडिक्शन है। मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद भी ये एक प्रिडिक्शन में आती है कि आपको कितनी टाइम लगेगा वहाँ तक ट्रेड पहुँचने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ये मैंने देखो सिंपली एक ओवरव्यू आपको बता दिया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया,
और साथ में आपको मैंने अब ये कंसोलिडेशन और होल्डिंग पीरियड क्या होता है मैं इसके बारे में बात करूँगा। देखो, जब मार्केट बुलिश होती है, बुलिश का मतलब जब मार्केट अप में चल रही होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अप में चल रही है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। जब मार्केट डाउन में होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से नीचे आ रही है, प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन जब मार्केट ना तो अप जाए ना डाउन जाए, बीच में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत करते रहे बहुत लंबे टाइम तक, वो होता है कंसोलिडेशन पीरियड, होल्डिंग पीरियड। और ये सबसे दुखिए पीरियड के बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मार्केट में बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराता है। मान लीजिए एक एम बना और एम के बाद ब्रेकआउट तो दे दिया उसने, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वो हो गया होल्ड, और वो कई बार होल्ड कर रहा है बहुत देर तक उसने। कभी कभी अगर मान लो आपका लार्जर टाइम फ्रेम है, आप लॉन्ग टर्म में करते हो, तो वो जो लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्डिंग पीरियड होगा, सोचो वो कितने महीने तक का होगा, 2-2 महीने तक का होल्डिंग पीरियड हो जाता है। और जो डेली ट्रेडर हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, उनके लिए होल्डिंग पीरियड हो जाता है कई कई घंटों का, 2-2 घंटे तक वो होल्डिंग पीरियड में रहते हैं। आज ही जो ट्रेड थी उसमें आप देखोगे कि 3 घंटे का मेरा होल्डिंग पीरियड था, उसके बाद जाके वो मार्केट गई है। ठीक है, और अगर इतना होल्ड करने के बाद भी मार्केट अगेंस्ट में चली जाए तो आप साइकोलॉजी समझ रहे हो कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इस साइकोलॉजी के बारे में मैं यहीं तक आपको लाना चाह रहा था, कि साइकोलॉजी के वर्ड तक आपको लाना चाह रहा था। कल मैं बात करूंगा आपके बारे में साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, साइकोलॉजी क्या इफेक्ट करती है हमारे ट्रेडिंग में, ये तीसरा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट साइकोलॉजी नहीं है, दिमाग में ये बात डाल लेना। साइकोलॉजी बहुत एंड में आती है, जब सब कुछ सीखने के बाद आप डिसाइड करते हो, फिर इमोशन के बेसिस पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, तो वहाँ क्या साइकोलॉजी आती है वहाँ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर क्या होते हैं? देखो, जैसे आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि इंडिकेटर, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई इंडिकेटर यूज़ करना बेकार है, खाली चार्ट यूज़ करो, इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इंडिकेटर इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे आपको चार्ट के बारे में नॉलेज मिलती है, हर कैंडल के, हर चार्ट के डायरेक्शन के बारे में नॉलेज मिलती है। मैं इन दोनों लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने खुद के बारे में बता रहा हूँ। इंडिकेटर्स का यूज़ होता है, आप अपने चार्ट पे बेशक मत लगाओ, लेकिन एक एक्सटर्नल वेबसाइट से उसका डेटा ले सकते हो। जस्ट लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक ये वेबसाइट है, आप इससे डेटा ले सकते हो। यहाँ से आपको सारे के सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबके अंदर वही वैल्यू मिलेगी जो आपको चार्ट के अंदर मिलेगी, एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट इंडिकेटर्स होते क्या हैं मैंने अभी तक ये नहीं बताया है ना। मान लो हमें बुखार है, मुझे बुखार है और मैं हाथ रख के कह रहा हूँ यार बुखार तो हो रहा है, गर्म लग रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, शायद 100-105 बुखार हो गया। मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, लेकिन जबकि मुझे पता नहीं एक्यूरेट कितना है। तो मुझे एक्यूरेसी के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं थर्मामीटर उठाऊंगा और अपने मुंह में लगा दूंगा और फिर बताऊंगा 1-1.5 मिनट बाद कि हाँ भाई मेरे को बुखार हो रहा है 102। तो वो एक्यूरेट जो नंबर आया है वो 102, फिर उस हिसाब से मैं अपने आप को मेडिसिन दूंगा। अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने आप को मेडिसिन दूंगा कि भाई 102 के हिसाब से अब मैं अपने आप को मेडिसिन दूंगा उसी। ये नहीं है कि मैं 110 के बुखार वाली मेडिसिन अपने आप को दे दूँ, 4 इंजेक्शन अपने गर्दन पे मार लूँ है ना, या फिर 98 है मेरे को, सिर्फ 99 हो रहा है, सिर्फ हल्की सी दवाई ले लूँ। तो ना 99 वाली दवाई काम करेगी ना 110 वाली, काम करेगी सिर्फ 104 वाली। मार्केट में भी सेम होता है। अगर मान लीजिए एक इंडिकेटर है जिसका मैं नाम लेता हूँ RSI, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप लाइव पे भी देख सकते हो। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या करता है? ये बेसिक मार्केट के स्ट्रक्चर को एक एक्सपोनेंशियल रेट पे दिखाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अंदर 20 से लेके 70 तक लेवल होते हैं, लेवल के अंदर होता है, और बीच में एक मिडल लाइन होती है जो 50 की होती है। 50 से अगर ऊपर चली गई मार्केट, मान लीजिए 50 से अगर ऊपर जाए जा रही है, उसके अंदर जो लाइन जा रही है वो 50 से ऊपर चली जा रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, ऊपर जाए जा रही है। अगर वो बिल्कुल टॉप पे चली जाए तो वो एक इंडिकेशन देती है, नंबर देती है 70 का, 65 का, 80 का, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो सकती है। और ये 90% चीज़ काम करती है। तो RSI एक बेसिक रेजिस्टेंस बनाता है ऊपर, और इसी तरीके से सेम नीचे डाउन में सपोर्ट बनाता है। ऐसा ही हर इंडिकेटर करता है, बस उसका बस दिखने का तरीका और कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। तो वो जो नंबर निकाल के देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर ही देख सकता है। अब जैसे मैं कहूँ कि 60 भाई 70 पे जब जाती है ऊपर टॉप पे मार्केट, तो ऐसा होता है कि मार्केट ओवरबॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा बिक चुकी है, बहुत ज़्यादा खरीदी जा चुकी है। बॉट का मतलब खरीदी जा चुकी है, बिल्कुल टॉप पे चली गई है, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल मार्केट बुलिश हो गई। अब बात आती है कि वहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस कितने हैं, हमें कैसे पता चले कि मार्केट बिल्कुल टॉप पे जाए जा रही है, कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता। RSI बताता है वो कि आपकी मार्केट कहाँ तक जा चुकी है। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे उसको चेक कर सकते हो।
मान लीजिए 30 मिनट्स पे वो बिल्कुल टॉप पे चली गई, 70 लेवल पर है, वो 70 से 71 72 है, आपने देखा भाई ये 72 पे चली गई है, अब यहाँ से सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें पक्का, तो आपने वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया और वहाँ कुछ अगर आपको एम दिख गया बिल्कुल टॉप पे, तो आप ट्रेड लोगे नहीं लोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रेड लोगे। तो इंडिकेटर यहाँ यूज़ होते हैं। अगर मान लीजिए आप इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपने जो है वहाँ पर देख लिया, वहाँ एम बन गया, और मान लीजिए वो एम जो था वो RSI के सेंटर में बना, वो 70 से नीचे बना लेवल पे, तो फिर तो आपका लॉस हो गया ना। वो मार्केट फिर ऊपर चली गई, वो बिल्कुल 70 पे जाना था, उसको 70-80 पे जाना था, वहाँ जाके उसे एम बनाना था। तो इंडिकेटर इस तरीके से काम करते हैं। सेम ऐसे ही मूविंग एवरेज होता है, एम ए भी भाई कई तरह की होती है। मूविंग एवरेज एक लाइन होती है जो चार्ट के ऊपर ही लगती है, ये बेसिक मार्केट के स्टाइल को दिखाती है। जैसे अगर मान लीजिए मार्केट 20 पॉइंट ऊपर है, उसके बाद अगली कैंडल 20 पॉइंट नीचे है, तो मार्केट बनेगी बीच में, कहाँ बनेगी? 10 पे। तो जो लाइन होगी मूविंग एवरेज की वो 10 पे बनेगी जाके, 20 ऊपर 20 नीचे, जो एवरेज क्या आ गया 10 आ गया मान लीजिए, तो 10 पे बनेगी जाके। इसी तरीके से बहुत सारी मूविंग एवरेज होती है। सिंपल मूविंग एवरेज जिसे SMA बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे EMA बोलते हैं। ये दो तरह की बेस्ट होती हैं, मेन होती हैं, ये इन्हीं का सब कुछ यूज़ करते हैं। जैसे 200 EMA का लोग यूज़ करते हैं, आपने कई बार सुना होगा, जिसने नहीं सुना होगा मैं उसको बता देता हूँ। 200 EMA की सबसे बड़ी होती है, उसके अगर उसको हमारी मार्केट क्रॉस कर जाती है तो कंफर्मेशन आती है कि अब मार्केट उस ट्रेंड में जा रही है जिस ट्रेंड में उसने क्रॉस करा है। अप ट्रेंड में क्रॉस करा तो मार्केट अब अप ट्रेंड में चली जाएगी, डाउन ट्रेंड में क्रॉस करा तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि अगर मार्केट नीचे चली गई तो वो बहुत धीरे धीरे करके नीचे ही आएगी, उसके अंदर हमें छोटी छोटी पोजीशन मिलती रहेंगी, तो वो छोटी छोटी पोजीशन ही हमें कैप्चर करनी होती है। सो गाइज ये थे इंडिकेटर्स के बारे में। देखो मैं सारे इंडिकेटर्स तो एक बार में नहीं बता सकता, आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग इंडिकेटर्स को ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। देखो जो मैं खुद से यूज़ करता हूँ, जो आपको यूज़ करने चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आलतू फालतू की चीज़ें आप अब इंडिकेटर्स अगर आप देखने जाओगे तो लाखों की तादाद में, मिलियंस ऑफ इंडिकेटर्स आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, तो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे इंडिकेटर्स को शो करेगा। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेड ही करनी है, रियल ट्रेड मत करना। सो गाइज ये थे सारे के सारे चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम और साथ में जितना भी बिल्कुल एंड में आता है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। कल बात करेंगे हम लोग साइकोलॉजी के बारे में, और साइकोलॉजी बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि साइकोलॉजी में आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ क्या होता है, ठीक है। ये एक डीप नॉलेज है, ये आपकी आती है। अब आपने लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट हो गए, तो कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर भी आप क्या डिसाइड कर रहे हो वो साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो मैं टॉप टू बॉटम इनसाइड आपको लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो कल हम बात करें गाइस साइकोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो, ताकि और भी वीडियोज़ मैं ला सकूँ और आप सबसे पहले उनको देख सको। हैव अ गुड डे गाइस।